प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। साथ साथ गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम जो बात करेंगे सबसे पहले वो मालदीव से करेंगे। चीन के गुलाम मोहम्मद मुइज़्ज़ू मालदीव का राष्ट्रपति बनने के बाद भी भारत के खिलाफ जहर उगलना जारी रखे हुए हैं, लेकिन भारत अपने पड़ोसी धर्म निभाना नहीं भूला। मालदीव से तनातनी के बावजूद भारत ने हाल ही में मालदीव में आवश्यक वस्तुओं के निर्यात की इजाज़त दी है। भारत की इस दरियादिली के बाद अब मालदीव के लोग मुइज़्ज़ू की सरकार पर भड़क उठे हैं और सवाल पूछ रहे हैं। मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जमीर ने जब भारत के इस कदम के लिए नई दिल्ली को धन्यवाद दिया, तो मालदीव वासियों ने जमीर की क्लास लगा दी और उन्हें भारत के खिलाफ नफरत भरा चुनावी अभियान याद दिला दिया। मालदीव के मीडिया पोर्टल अदादू.com की रिपोर्ट के अनुसार सोशल मीडिया यूजर्स ने कहा कि सत्ता में आने के लिए वर्तमान सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने इंडिया आउट अभियान चलाया था। यूजर्स ने इस वर्ष की शुरुआत में राष्ट्रपति मुइज़्ज़ू की टिप्पणी की भी याद दिलाई, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि भारत पर निर्भरता को रोकने के लिए कदम उठाए जाएंगे। मालदीव में मुइज़्ज़ू सरकार लोगों के ताज़ा गुस्से की वजह बनी है। भारत की दरियादिली, जिसने नई दिल्ली ने आवश्यक वस्तुओं को भेजने के कोटा का 2024-25 के लिए नवीनीकरण किया है। इसके बाद मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जमीर ने भारत का शुक्रिया अदा करते हुए एक्स पर लिखा, मालदीव को वर्ष 2024 और 25 के दौरान भारत से आवश्यक वस्तुओं का आयात करने में सक्षम बनाने के लिए कोटा का नवीनीकरण करने के लिए मैं ईमानदारी से विदेश मंत्री जयशंकर और भारत सरकार को धन्यवाद देता हूँ। उन्हें आगे लिखा, यह वास्तव में एक संकेत है जो हमारे दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक मित्रता, द्विपक्षीय व्यापार और वाणिज्य को और अधिक विस्तारित करने की मजबूत प्रतिबद्धता का प्रतीक है। मालदीव के विदेश मंत्री की पोस्ट के बाद वहां के लोगों ने उनकी जमकर क्लास लगाई। अली इब्राहिम नामक एक यूज़र ने जमीर को पोस्ट पर कमेंट किया, मालदीव के लोग आभारी हैं, भारत का दिल बहुत बड़ा है। क्या मंत्री जमीर को मुइज़्ज़ू की चीन यात्रा की प्रसिद्ध टिप्पणी याद है? इसमें कहा गया था, भले ही हम छोटे हैं, कोई भी हमें धमका नहीं सकता। क्या एक जिम्मेदार पड़ोसी को नाराज़ करना आवश्यक था? दूसरे यूज़र ने लिखा, मालदीव के नागरिक के तौर पर मैं सरकार से पीएम मोदी का मजाक उड़ाने वालों को हटाने का आह्वान करता हूँ। मैं डॉक्टर मुइज़्ज़ू के मालदीव समर्थक रूप का समर्थन करता हूँ, लेकिन मैं वैश्विक नेताओं का मजाक उड़ाना स्वीकार नहीं करता। एक अन्य व्यक्ति ने लिखा, तो आपके इस इंडिया आउट अभियान का क्या हुआ जिस पर आपने चुनाव लड़ा था? आइए हम इंडो पैसिफिक रीजन के बारे में बात करें। अमेरिकी सेना के इंडो पैसिफिक कमांडिंग जनरल चार्ल्स फ्लिन ने बुधवार को टोक्यो की अपनी यात्रा के दौरान चीन के खिलाफ सैन्य तैयारियों पर बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने जापानी मीडिया के साथ इंटरव्यू में कहा कि अमेरिकी सेना ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र में मध्यम दूरी की मिसाइलों को तैनात करने की योजना बनाई है। फ्लिन ने जापान में अमेरिकी दूतावास में कहा, क्षेत्र में अपने सहयोगी और साझेदारों के साथ काम करते हुए हमारे पास मौजूद विभिन्न संयुक्त अभ्यासों के साथ मिलकर काम करते हुए उन मिसाइलों को जल्दी क्षेत्र में तैनात किया जाएगा। अमेरिकी मिसाइलों को तैनात करने का उद्देश्य चीन के खिलाफ प्रतिरोध को मजबूत करना है। चीन दक्षिण चीन सागर क्षेत्र में अपनी सैन्य तैयारियों को लगातार विस्तार कर रहा है। चीन की मिसाइल क्षमताओं के आधुनिकीकरण के बारे में फ्लिन ने कहा कि इसका मुकाबला करने के तरीके खोजना अमेरिकी सेना के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। फ्लिन ने किसी विशेष मिसाइल का नाम बताने से इनकार कर दिया, लेकिन ऐसा माना जाता है कि अमेरिका टाइफान मिसाइल प्रणाली को तैनात करने का इरादा रखता है। टाइफान मिसाइल प्रणाली जमीन पर आधारित वाहनों से टॉमहॉक क्रूज मिसाइलें और SM-6 मल्टी मिशन एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों को लॉन्च करने में सक्षम है। इसे मिड रेंज कैपेबिलिटी भी कहा जाता है। टाइफान को प्रिसीजन स्ट्राइक मिसाइल और लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक हथियारों के बीच रेंज गैप के आसपास मानक मिसाइल 6 या टॉमहॉक मिसाइलों को फायर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस सिस्टम को रूस के साथ इंटरमीडिएट रेंज परमाणु संधि समाप्त होने के बाद तैनात किया जा रहा है। चीन तेजी से ज़मीन से लॉन्च की जाने वाले मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें हासिल कर रहा है, जो नानसेई द्वीप और ताइवान तक पहुंचने में सक्षम है। इस कारण अमेरिकी सेना के लिए इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन के साथ मिसाइल अंतर को कम करना अनिवार्य हो गया है। फ्लिन ने कहा कि वह एक दशक से चीन के आधुनिकीकरण और पुनर्गठन प्रशिक्षण उसके अभ्यास के पैमाने को करीब से देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में यह जिस रास्ते पर चल रहा है वह खतरनाक है, और इसलिए मुझे लगता है कि हमें उस तरह के व्यवहार को बढ़ने, विस्तार करने, अधिक घातक बनने से रोकने के लिए पूरे क्षेत्र में साझेदार, सहयोगी और मित्र के रूप में काम करने के तरीके खोजने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। 8 अप्रैल को पूर्ण सूर्यग्रहण लगने वाला है। यह सूर्यग्रहण मैक्सिको, अमेरिका, कनाडा में दिखेगा। इस सूर्यग्रहण का इंतजार आम लोगों के साथ साथ वैज्ञानिकों को भी है, इसलिए क्योंकि पूर्ण सूर्यग्रहण के दौरान सूर्य का कोरोना देखा जा सकता है। कोरोना को सूर्य के वायुमंडल की तरह समझ लीजिए, क्योंकि इस समय
सूर्य अपने 11 वर्षों के चक्र के चरम पर है, इसलिए उसमें ज़्यादा गतिविधि देखी जा रही है। लेकिन सूर्य ग्रहण आने से ठीक पहले वैज्ञानिकों ने अचानक से सूरज में शांति देखी है। सूर्य ग्रहण के दौरान एक ऐसा समय आता है जब चंद्रमा पूरी तरह से सूर्य को ढक लेता है। इससे समग्रता कहते हैं, जो कुछ मिनटों का होता है। इस दौरान सूर्य का कोई भी प्रकाश हमें नहीं दिखता है, लेकिन चंद्रमा के ठीक पीछे हमें सूर्य का वायुमंडल यानी उसका कोरोना दिखाई देता है। लेकिन अचानक अप्रत्याशित तरीके से सूर्य में शांति देखी गई है। कुछ दिनों पहले ही सौर गतिविधि बहुत ज़्यादा देखी जा रही थी। इस कारण उम्मीद की जा रही थी कि समग्रता के दौरान सूर्य से निकलने वाले तूफान और भी विशाल होंगे, जिन्हें देखा जा सकेगा। लेटेस्ट अंतरिक्ष मौसम पूर्वानुमान के मुताबिक जितने विशाल और ऊर्जा वाले कोरोना की उम्मीद थी, अब वह असंभव लगता है। हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि समग्रता के पथ पर किसी भी अन्य सूर्य ग्रहण की तुलना में अधिक प्रभावशाली दिखना चाहिए। सौर चक्र 11 वर्षों का होता है। इस चक्र के दौरान सौर गतिविधियाँ कम से ज़्यादा की ओर जाती हैं और फिर कम होती हैं। ऐसे ही ये चक्र चलता रहता है। इस समय सूर्य अपनी गतिविधि के चरम पर है, जिसे सोलर मैक्सिमम कहते हैं। सौर गतिविधियों के चरम पर होने से काले सनस्पॉट सूर्य की सतह पर फैल जाते हैं। इनमें से अक्सर शक्तिशाली तूफान निकलते हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि सोलर मैक्सिमम का चरण पूर्वानुमान से 1 साल पहले ही शुरू हो चुका है, लेकिन जब तक ये पूरी तरह ख़त्म नहीं हो जाता तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। पिछले 2 महीने से सौर गतिविधियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई थी। सूर्य पर विशाल सनस्पॉट थे जो लगातार एक्स श्रेणी की सौर लपटें निकाल रहे थे, जो सबसे शक्तिशाली सौर विस्फोट होते हैं। 23 मार्च को प्लाज्मा और रेडिएशन का यह बादल पृथ्वी से टकराया, जिसे कोरोनल मास इंजेक्शन CME कहा जाता है। यह पृथ्वी पर 6 साल का सबसे बड़ा सौर तूफान था। लेकिन अब सूर्य में पृथ्वी की ओर कुछ ही एक्टिव सनस्पॉट हैं। यह भी बहुत छोटे हैं। इसमें से ग्रहण के दौरान बेहद कम और सौर ज्वाला निकलने की संभावना है। आइए अब हम ईरान और इसराइल के बारे में बात करें। सीरिया में ईरानी वाणिज्य दूतावास पर हमले में ईरान के टॉप जनरल की मौत के बाद मध्य पूर्व बड़े तनाव से गुजर रहा है। ईरान के जवाबी हमले की धमकी के बाद इजरायली रक्षा बल IDF ने गुरुवार को सभी लड़ाकू सैनिकों की छुट्टी पर रोक लगा दी है। इजरायली सेना ने अपनी घोषणा में कहा कि स्थिति जन्य आकलन के अनुसार यह निर्णय लिया जाएगा कि सभी IDF लड़ाकू इकाइयों के लिए छुट्टी अस्थायी रूप से रोक दी जाएगी। टाइम्स ऑफ इसराइल के अनुसार बयान में आगे कहा गया कि IDF युद्ध में है और आवश्यकता अनुसार बलों की तैनाती के मुद्दे की लगातार समीक्षा की जा रही है। बुधवार को इजरायली सेना ने कहा था कि उसने हवाई सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए रिजर्विस्टों को तैयार रखा है। इस बीच राइटर्स के पत्रकारों और तेल अवीव में रहने वाले नागरिकों ने बताया कि GPS सेवाएं बाधित हो गई हैं। एक्सपर्ट के अनुसार ऐसा गाइडेड मिसाइलों को रोकने की तैयारी के तहत किया जाता है। इससे पहले सोमवार को एक हवाई हमले में सीरिया की राजधानी दमिश्क में स्थित ईरानी वाणिज्य दूतावास तहस-नहस हो गया था। हमले में ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कोर के टॉप जनरल रेजा जहीदी और उनके डिप्टी समेत 5 अन्य IRGC अधिकारी मारे गए थे। हमले में 6 सीरियाई नागरिकों की भी मौत हुई थी। जहीदी सीरिया में रिवॉल्यूशनरी गार्ड की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देख रहे थे, जिनमें सीरिया में हिजबुल्लाह लड़ाकों को हथियारों की आपूर्ति सुनिश्चित करना भी शामिल था। ईरान ने इस हमले के लिए इसराइल को जिम्मेदार ठहराया था और कहा था कि वह इस हमले का बदला लेगा। ईरान के विदेश मंत्री ने इसे बब्बर कृत्य बताते हुए कहा था कि इसका जवाब हम अपने हिसाब से देंगे। ईरान के प्रॉक्सी चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह ने इसराइल को अंजाम भुगतने की चेतावनी दी थी। हालांकि हमले को लेकर इसराइल ने न तो हमले की जिम्मेदारी ली थी और न ही इसका खंडन किया था। ईरान की धमकी के बाद मध्य पूर्व को लेकर विश्लेषक चिंता जता रहे हैं। आशंका जताई जा रही है कि ईरान बदले के लिए इसराइल के अंदर हमला कर सकता है। इसराइली सेना की कार्रवाई को इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जा रहा है। ईरान की धमकी के बाद IDF के प्रवक्ता रियर एडमिरल डैनियल हंगारी ने गुरुवार को एक बयान में कहा, इसराइल अपने खिलाफ हर खतरे को गंभीरता से ले रहा है और लड़ाकू विमान विभिन्न प्रकार के परिदृश्यों के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा, पिछले 6 महीनों में हम कई मोर्चों में युद्ध में रहे हैं। हम सभी क्षेत्रों में अत्यधिक सतर्क हैं। हम हर समय खतरों को देख रहे हैं, कई मोर्चों में उन्हें विफल कर रहे हैं। रक्षा और हमले के लिए उच्च स्तर की तैयारी पर हैं। हम लगातार आकलन कर रहे हैं, किसी भी बयान और सभी दुश्मनों को गंभीरता से लेते हैं। हंगारी ने आगे कहा कि हमने लड़ाकू इकाइयों की सशक्तता बढ़ा दी है, वायु रक्षा प्रणाली को मजबूत किया है, हमारे विमान रक्षा हमले के लिए पूरी तरह तैयार हैं। आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।